सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2, जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक है, जिसका पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ है ना, जिससे हिमालय की बेटियाँ लेखक ने किसको कहा है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अभी तक मैंने तुम्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। धारा में डुबकी लगाना मीन्स क्या हुआ कि ये नदियों की बात कर रहे हैं लेखक, कि हिमालय की बेटियाँ कौन हैं, नदियाँ। तो वो क्या कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था, बड़ी शांत और गंभीर, अपने आप में खोई लगती, मीन्स वो अपने आप में ही बहती रहती थी। लेकिन जैसे हम अपनी माँ, मौसी, दादी की गोद में बैठते हैं और वो हमें लाड़ दुलार प्यार करती हैं, वैसे ही उस नदियों की धारा में लेखक ने डुबकी लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। जैसे ही हिमालय पर लेखक चढ़े, हिमालय पर्वत की ओर पड़े, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ से जो ये नदियाँ हैं बहती हैं, तो वो एक पतली धारा के रूप में निकलती हैं। उद्गम उनका जो पतली धारा के रूप में होता है, लेकिन जब वो नीचे मैदान में आती है तो उनका आकार विशाल हो जाता है। उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाना, लगातार हंसते रहना, उनकी भाव भंगिमाएँ, इनका कोई उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में आकर। जैसे नदियाँ पहाड़ों पर से और उतर कर आती है तो क्या लगता है हमें कि वे हंसते हुए, खेलते हुए, कल कल की आवाज़ करते हुए, मस्ती में झूमती हुई मैदानों पर उतरती हैं, और जैसा ही मैदानों पे आती है उनका जो खेलना कूदना है सब बंद हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी कितना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक क्या कर रहे हैं कि नदियाँ तो हिमालय की बेटियाँ हैं, तो जब मैं किसी लड़की को या किसी फूल को देखता हूँ तो मेरा मन इतना अटक नहीं जाता जितना कि इन हिमालय की जो बेटियाँ हैं उनकी बाल लीलाओं। यानी बचपन में जब वो छोटी सी दुबली पतली रहती तो वहाँ से दौड़कर जब नीचे आती हैं मैदानों में उछल कूद कर, तो वो कैसी गंभीर हो जाती हैं, वो सब बाल लीलाएँ देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन में। जब ये बर्फ की पिघलती है, बर्फ पहाड़ों पर पिघलता है तो नदियों का रूप धारण करता है। वो जैसे जैसे नीचे आती हैं तो वो क्या करें, वो सारा रूप इनका सब कहाँ चला गया। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। मीन्स जब ये बहते बहते आगे की ओर बढ़ती है, घने जंगलों में से होकर गुजरती है, तो क्या कह रहे हैं कि इन्हें अपनी बातें याद आती होगी कि हम किस प्रकार पहाड़ों से उछल कूद कर करके बढ़ रहे हैं। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों से कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या होगा। वो क्या करें, यदि उत्तर की तरफ हम जाएं तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन वो मौन हैं, चुप हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चमला, झेलम, काबुआ, बेटा ये सब नदियों के नाम हैं, है ना। काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। इसका
जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी इमेज बन जाती है कि इतनी सारी नदियाँ जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, ये सब हमारी आंखों के सामने है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही। मीन्स क्या है कि जो दयालु हिमालय इनके पिता हैं, उन पर जो बर्फ़ जमती है तो वो बर्फ़ क्या होती है, पिघल पिघल कर एक एक बूंद इकट्ठी हुई है और इन महान नदियों का रूप धारण कर बहते हुए समुद्र में विलीन हो रही है। मीन्स समुद्र की ओर बह रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज की हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मीन्स अब समुद्र को भी क्या कह रहे हैं कि समुद्र भी बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है। उनके ख्याल में शायद ही अब ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। मीन्स यदि जो लोग पहाड़ों पर नहीं गए हैं, जिन्होंने पहाड़ों पे से नदियों का रूप बहते हुए नहीं देखा है, सिर्फ मैदानों में देखा है, तो वो इस फीलिंग को या भावना को नहीं समझ सकते। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो नदियां हैं हिमालय पर्वत से उद्गम जिनका हुआ है, निकली हैं, तो हिमालय, लेखक क्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत है वो उनके पिता हो गए। और जब ये आकर समुद्र में विलीन होती, समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र ने जिस प्रकार इनका हाथ थामा है नदियों का, तो समुद्र को दामाद कहने में उनको कोई हिचक नहीं होती। लेकिन जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं वो तो दिन रात उनकी छवि को देखते रहते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेदवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जब कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी, मेघदूत मतलब मेघ में बादल और दूत यानी जो सूचना देते हैं दूत, तो उन्होंने बादलों को एक संदेशवाहक के रूप में अपने महाकाव्य में उनको बताया है। और वो क्या कहते हैं, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी, प्रेयसी मीन्स जो आपको प्यार करता है, जिससे आप प्रेम करते हैं, तुम्हें पाकर अवश्य ही यानी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदी का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचता है। मीन्स पहाड़ों पर नदियों का जो रूप रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। पहले बताया था ना, वो पतली सी धारा के रूप में उछलती कूदती नटखट बच्चों जैसी अपनी मस्ती में मस्त नीचे मैदानों में उतरती है, और जैसे ही वो मैदानों में उतरती है उनका आकार बड़ा हो जाता है। मीन्स वो क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी गंभीर हो जाती है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। नदियों को हमने अपनी माता का दर्जा दिया हुआ है, जैसे माँ गंगा, माँ सरस्वती, ऐसे ही हमने नदियों को दिया। तो वो क्या करें, माता के रूप में देखने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख लें। और थोड़ा आगे चलिए, अगर इन्हीं में अगर यह प्रेयसी की भावना करे तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। जैसे इस कवि जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इसमें उन्हें बेटियों का स्थान दिया है नदियों को, तो कुछ कवियों ने उन्हें अपनी बहन का स्थान भी दिया है। एक दिन मेरी भी भावना ऐसी हुई थी। लिड यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत थोड़ी ढीली थी, मीन्स खराब थी।
सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था। एक पैर मैंने पानी के अंदर लटका दिया नदी के किनारे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने मुझ पर असर डाला। मेरा मन और तन दोनों ताज़ा होने लगा। मैं गुनगुनाने लगा। अब जो कवि क्या कहते हैं, जब मेरा एक दिन मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कहाँ गया, गुनगुनाते हुए नदी के किनारे बैठ गया। मैंने नदी के अंदर अपने पैर डाला तो मुझे थोड़ी देर बाद अच्छा फील होने लगा। तो मैं क्या गाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, वहाँ मुदित मन हटा खुमारी। मीन्स हे बहन सतलज नदी तुम्हारी जय हो, मुदित मन हटा खुमारी। मीन्स मेरा मन प्रसन्न हुआ और मेरी जो उदासी थी वो दूर भाग गई। जाऊँ मैं तुम पर बलियाई लेने, तुम्हारी बलाई ले लूँ, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम दृश्य छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और वो क्या करें कि तुम्हारे पिता हैं, हिमालय हैं, वो चिंतित हैं, चुपचाप हैं, क्योंकि समुद्र में नीचे पहाड़ों से नीचे आने के बाद नदियों को जो हम गंदा करते हैं, उनका अस्तित्व हम मिटाते जा रहे हैं, हम मीन्स मानव। तो वो इन सबको देखकर चिंतित है। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।